ढूंढे में पहुंचकर मैंने इन्फादूस से कहा जरा ठहरो तुमसे एक बात करनी है। इन्फादूस ने जवाब दिया फरमाए क्या पूछना है। बंदा हाजिर है। मैंने कहा हमारा ख्याल है कि तवाला बहुत जालिम आदमी है। इन्फादूस बोला आप सच कहते हैं हम लोग उसकी जालिमाना हरकतों से तंग आ चुके हैं। आज रात डायन गागोल मुल्क के गद्दारों को ढूंढेगी। बेगिना इंसानों को झूठे इल्जाम लगाकर बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा। अजब नहीं कि आज मेरा सर भी अड़ा दिया जाए। बादशाह नहीं कसाई है उसके सर पर हर वक्त खून सवार रहता है। सरहनी ने पूछा तुम लोग उसके खिलाफ बगावत क्यों नहीं करते। इन्फादूस ने कहा अगर तवाला को मार दिया गया तो सचरागा बादशाह हो जाएगा और वो बाप से भी बदतर है। शाही खानदान का कोई आदमी ऐसा मौजूद नहीं जिसे लोग बादशाह बना लें। अगर अगनुसी जिंदा होता तो बात बन जाती। एकाएक इम्बुपा आगे बढ़कर कहा तुम ये क्यों समझते हो कि अगर वो मर चुका है। इन्फादूस ने कुछ हैरान और कुछ खफा होकर पूछा तुम बीच में क्यों बोले। नौकरों को ये ज़ेब नहीं देता कि अपने आकाओं की गुफ्तगू में दखल दी। अम्बुपा क्या ख्याल है कि उसकी माँ दोनों मर चुके हैं। ये सही नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि माँ अपने बच्चे को लेकर पहाड़ों और वीरानों में के पार उस इलाके में पहुंचने में कामयाब हो गई थी जहाँ गोरे लोग रहते हैं। माँ तो मर गई लेकिन मगर अगनुसी जिंदा रहा। वो उसके इलाके में पला बढ़ा। उसने गोरे लोगों के पास रहकर ना और अजीब बातें सीखी थी। फिर उसका जी चाहा कि अपने वतन वापस जाए। इत्तफाक से इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात चंद गोरों से हुई जो उस तरफ आ रहे थे और उनके साथ वो यहाँ आ गया। क्या ये क्या कर बढ़ान रहे हो। इन्फादूस ने हैरान होकर पूछा। अम्बुपा ने तन कर कहा ये बढ़ नहीं है। मैं साबित कर दूंगा कि मैं ही गिनोसी हूँ और तख्त का असल वारिस देखो। ये कहकर उसने अपना करता उतारा फेंक दिया और हमारी तरफ पैठ कर दें। उसकी कमर पर नीले रंग का सदहा बना हुआ था। हम तो खैर हैरान हुए हैं मगर इन्फादूस की हालत देखने से ताल्लुक रखती थी। आंखें पट्टी पट्टी मुखला हवा और मिठियां भंची हुई। ऐसा लगता था कि उस पर कोई दौरा पड़ने वाला है। फिर वो झटकर अदब से बोला कुम तुम मेरे भतीजे अगनुसी हो तुम बादशाह हो। अम्बुपा ने कहा चचा मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी और उन बहादुर गोरों की मदद से मैं एक न एक रोज तवाला की जगह ले लूंगा। गागोल ठीक कहती थी यहाँ बहुत खून खराबा होगा। तुम मुझे ये बताओ कि उस खूनी बादशाह का तख्ता उलटने में मेरा हाथ बटाओगे या नहीं। बोलो हमत है ह्यो। इन्फादूस ने अगनुसी का हाथ पकड़कर कहा मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। उसके बाद अगनुसी ने हमसे कहा और तुम लोगों का क्या इरादा है। मेरी मदद करोगे या नहीं। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। सरहनी ने कहा हमें दौलत का लालच नहीं। हम हर उस आदमी की मदद करने को तैयार हैं जो हक पर हो। हमारे ख्याल में तुम हक पर हो। उसके अलावा ये तो वाला बड़ा जालिम है। मुझे उससे लड़कर बहुत खुशी होगी। गिड ने भी गिनोसी का साथ देने की हामी भर ली। मैंने कहा गनुसी मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं मगर मैं यारों का यार हूँ। तुम जो कहोगे मैं करूँगा। अलबत्ता मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आने का असल मकसद सरहनी के भाई को तलाश करना है। तुम उस काम में हमारी मदद करोगे। गनुसी ने कहा अभी लो चचा हमारे आने से पहले कोई गोरा यहाँ आया था। उनके इन्फादूस ने जवाब दिया नहीं। गनुसी ने पूछा अगर कोई गोरा आता तो ये बात तुमसे छिपी नहीं रहती। इन्फादूस ने कहा मुझे फौरन पता चल जाता है। ये सुनकर सरहनी ने आभरी और कहा मालूम होता है मेरे भाई यहाँ तक पहुँच ही न पाया। हमारा ये सफर बेकार गया। मैंने कहा गनुसी ये तो तय है कि बादशाह बनने का हक तुम्हारा है मगर ये तो बताओ कि तुम तवाला का खात्मा कैसे करोगे। गनुसी ने कहा उस सिलसिले में चाचा इन्फादूस ही हमें सही मशवरा दे सकते हैं। इन्फादूस बोला आज जश्न होगा और गागोल के कहने पर बहुत से आदमी मारे जाएंगे। मरने वालों के रिश्तेदारों के दिलों में इंतकाम का जज्बा पैदा होगा। मैं उस मौके से फायदा उठाकर बाज़ सरदारों से जो पहले से तवाला से जले बैठे हैं बात करूंगा। अगर वो हमारे साथ मिल गए तो उनके सिपाही भी हमसे आमनेंगे। मुमकिन है कि कल सुबह तक 20,000 सिपाही हमारे तरफ दार हवज जाएं। अब मैं चलता हूँ। अगर नाच खत्म होने तक हम जिंदा बचे रहे तो यही मुलाकात होगी। इन्फादूस जाने के लिए उठाया ही था कि दरवाजे पर शोर हवा। पता चला कि बादशाह ने हमारे लिए तहफे भेजे हैं। तहफे लाने वाले अंदर आए और उन्होंने हमारे सामने 3 नहायत नफीस जरा और 3 कलहारे रख दिए। फिर न सिर्फ इमदा और मजबूत थी बल्कि हल्की भी थी। मैंने इन्फादूस से पूछा क्या लो है कि ये करते
जैसे तुम्हारे मुल्क में बनते हैं। हमने कहा नहीं, सच पूछे तो किसी को मालूम नहीं कि ये कब और कहां से आए। ये तादाद में चंद हैं और उन्हें सिर्फ शाही खानदान के लोग ही पहन सकते हैं। मुझे हैरत है कि बादशाह ने इतनी कीमती चीजें आप लोगों को क्यों दे दी। ये या तो आपसे बहुत खुश है या बहुत खौफजदा है। इनफादूस चला गया और हम सारा दिन सोच बचार करते रहे कि अब क्या होगा। रात को जब चांद नकुल आया तो हमने नाच में शरीक होने की तैयारी की। बादशाह की भीजी हुई ज़रहें हमने अपने लिबास के नीचे पहन ली। उस वक्त राइफल साथ ले जाना मुनासिब न था, इसलिए हमने पिस्तौल ले लिए। कुछ देर बाद इनफादूस हमें लेने आ गया और हम इसी मैदान में पहुंच गए जहां सुबह तवाला से मुलाकात हुई थी। चलते चलते हम मैदान के बीच में पहुंच गए। वहां तपाया बची हुई थी और तवाला सा चरागा गागोल और 10-12 हटे कटे आदमी पहले से मौजूद थे। इनफादूस ने उन आदमियों की तरफ इशारा करके आहिस्ता से कहा, ये जलाद हैं, हमें देखते हैं। तवाला ने हाथ हिलाकर कहा, आज तुम ऐसा तमाशा देखोगे कि होश उड़ जाएंगे। और गागोल चीखी, शुरू करो, झाड़ियों में छपे भेड़िए और हवा में उड़ने वाले गिद्ध भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को चाहिए। तवाला ने खड़े होकर कहा, ए लोगों, अब भेड़िया शुरू होती है। जो आदमी हमारी वफादारी का दुम भरते हैं उन्हें कोई खतरा नहीं, अलबत्ता वो बेईमान जो हमारे तख्त पर कब्जा करना चाहते हैं जान सलामत लेकर न जा सकेंगे। फिर गागोल ने ताली बजाई और काका लगाकर कहा, आओ जादूगरनियों, वक्त हो गया है। उसका ये कहना था कि बूढ़ी औरतें सिपाहियों की सफों में से नकुल कर हमारी तरफ आईं। उन्होंने आधे ही गागोल को सजदा किया और कहा, हम हाजिर हैं जादूगरनियों की मलिका, हम हाजिर हैं। जाऊंगा, गोल ने चीख मारकर कहा, और बादशाह के दुश्मनों का खोज लगाओ। आज कोई गद्दार बचकर न जाने पाए, बुरा वक्त लाना चाहता है, उसकी रोकथाम जरूरी है। जादूगरनियों ने उस तरह शोर मचाया, लड़ रही हो। फिर वो अधर अधर सफों में बघर कर नाचने लगे। नाचते नाचते वो अचानक ठहर गई और हरी टहनी हिलाकर एक सिफत की तरफ पंजों के बिल बड़ी सिफ में खड़े सिपाहियों का रंग फिक हो गया। वो करीब पहुंचकर चंद लम्हे चुपचाप खड़ी कुछ सुनती रही और फिर चीख मारकर अच्छली और हरी टहनी एक सिपाही को छुड़ा दी। सिपाही के साथियों ने इसे पकड़ लिया और घसीट कर बादशाह के सामने हाजिर किया। उस गरीब ने अपने आप को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की। जलादों ने बादशाह की तरफ देखा। बादशाह ने कहा, मार दूंगा। गोल और सचरागा भी मिलकर चीखी, मार दो। एक जलाद ने सिपाही की गर्दन अड़ा दी। तवाला ने खुश होकर कहा, एक इसी वक्त चंद सिपाही अपने एक और साथी को पकड़कर ले आए। जलादों ने उसका भी काम तमाम कर दिया और तवाला ने ताली बजाकर कहा, तो ये कत्ल आम बगैर किसी रोक टोक के जारी रहा, यहाँ तक कि लाशों का ढेर लग गया। तकरीबन 100 आदमियों को कत्ल किया जा चुका था। ये नाच कोई 2 घंटे जारी रहा। आखिर वो खूनी बढ़िया थक कर चोर हो गई और हमने खुदा का शुक्र अदा किया और बेगुनाहों का खून न बहाया जाएगा। मगर हमारा अंदाजा गलत निकला, हमने इत्मीनान की सांस ली ही थी। गागोल अपनी जगह से उठी और अधर अधर दौड़ने लगी। इसी भागदौड़ में उसने अचानक छलांग मारकर एक आदमी को पकड़ लिया। बाद में हमें पता चला कि वो तो अला का खालाजाद भाई था। 1 मिनट बाद उसकी लाश हमारे सामने पड़ी तड़प रही थी। गागोल का नाच बदस्तूर जारी था और वो चुकर खाती हुई हमारे करीब आती जा रही थी। गिद्ध ने घबरा कर कहा, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि बढ़िया करो हमारी तरफ है, खुदा खैर करे। मैंने मुड़कर लाशों के ढेर को देखा और कान पट्टा था, दिल डूबने लगा। अधर गागोल थी के बराबर हमारे करीब आती जा रही थी। वो हमारे पास कर ठटकी जैसे कुछ सोच रही हो और फिर उसने बढ़कर अम्बूपा को हाथ लगा दिया। वो चीखी, ऐ बादशाह ने सुन, उस अजनबी को मार डाल, यही फसाद की जड़ है। अगर खून खराबे से बचना चाहता है तो इसे जिंदा न छोड़ा। उससे पहले के सिपाही हमारी तरफ बढ़ते मैंने अट कर कहा, तो वाला ये शख्स हमारा गुलाम है। जो आदमी हमारे गुलाम का खून बहाएगा वो गोया हमारा खून बहाएगा। तवाला ने रखाई से जवाब दिया, गागोल जादूगरनी फैसला दे चुकी है, उसके फैसलों में दखल देना मेरा काम नहीं। तमही इसे सर से पैर तक खून में नहाए हुए जलाद हमारी तरफ बढ़े और फिर गड़बड़ कर रह गए। मैंने डांट कर कहा, पीछे हटो खबीसों, अगर तुमने हमारे गुलाम को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हारे बादशाह को मार डालेंगे। और मैंने पिस्तौल निकाल कर तवाला का निशाना बांध लिया। सरहनरी और गिद्ध ने पिस्तौल निकाल लिए। तवाला ने जब ये देखा कि मेरे पिस्तौल का
منہ اس کی طرف ہے تو اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے جاؤ تمہیں معاف کیا۔ فوج کے دستے ایک ایک کر کے میدان سے رخصت ہونے لگے۔ جب میدان خالی ہو گیا تو ہم نے اب بھی اپنے جھونپڑے کی راہ لی۔ وہاں پہنچ کر گڈ نے کہا کہ امبوپا تمہیں ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اگر ہم نہ ہوتے تو تمہاری ٹکا بوٹی کر دی جاتی۔ امبوپا نے کہا میں آپ کا احسان مانتا ہوں اور وقت آنے پر اس کا بدلہ اتار دوں گا۔